अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में आपको बता रहे हैं कि लिविंग सिस्टम जो है उसको मेंटेन रहने के लिए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई फ्री एनर्जी की चाहिए होती है, जो कि कहाँ से डिराइव की जाती है, फ्रॉम वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के रिजल्ट में फ्री एनर्जी मिलती है जो कि लिविंग सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। फोटोसिंथेटिक और बैक्टीरियल कीमोसिंथेटिक प्रोसेसेस के अलावा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं ये खुद डिपेंड करते हैं फ्री एनर्जी पे, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस रेस्पिरेटरी प्रोसेस में रिलीज़ करते हैं। सम केसेस में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है और इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेसिस कैटालाइज करवाते हैं। डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स हैं और ये स्पेसिफिक कोएंजाइम्स के साथ लिंक्ड होते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें 4 स्टेजेस मिलती हैं: ग्लाइकोलाइसिस, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, एंड 4th वन इज रेस्पिरेटरी चेन। इन स्टेजेस में से जो फर्स्ट स्टेज है मतलब ग्लाइकोलाइसिस, ये साइटोसोल में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल नहीं है, जबकि बाकी तीनों जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं और इन तीनों स्टेजेस के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है। तो ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड बनने तक ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी हो सकती है, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे या एनएरोबिक कंडीशन कहेंगे, और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो सकती है जिसको हम एरोबिक कंडीशन कहेंगे। दोनों सूरतों में ही जो ग्लूकोज की एंड प्रोडक्ट है या ग्लूकोज ब्रेक डाउन की जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरोविक एसिड है। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में होता है और हर स्टेप को स्पेसिफिक एंजाइम कैटालाइज करता है। ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये साइटोसोल में मौजूद होते हैं। एंजाइम्स के अलावा एटीपी एंड कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को आमतौर पर 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रेपरेटरी फेज़ में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज़ में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स बनते हैं और एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। अब प्रेपरेटरी फेज़ में क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ग्लूकोज को ट्रांसफ़र होगा। जब ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब एंजाइम जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करवाएगा इसके आइसोमर में, जिसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। अब इस स्टेज पे एक और एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होगा और वो अपने फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ग्लाइकोलाइसिस का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का 2 फ्रैगमेंट्स में या 2 मॉलिक्यूल्स में, और इनमें से हर मॉलिक्यूल जो है उसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, क्योंकि फ्रुक्टोज में 6 कार्बन होते हैं। जब फ्रुक्टोज 2 मॉलिक्यूल्स में टूटेगा तो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इन 2 मॉलिक्यूल्स में से एक को हम 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कहते हैं, जबकि दूसरे को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहा जाता है।
दोनों मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, इस वजह से ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो है हमारे पास प्रेपरेटरी फेज। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनने तक ग्लाइकोलिसिस को या ग्लाइकोलिसिस की इस फेज़ को हम प्रेपरेटरी फेज़ कहेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फेज़। अब जैसा कि प्रेपरेटरी फेज़ में ऑक्सीजन जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगी, तो ऑक्सीडेटिव फेज़ में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ग्लाइकोलिसिस की जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 हाइड्रोजन एटम्स 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से रिमूव होके निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। एक में से हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो एक उनको रिसीव कर रहा है, तो इसमें एट अ टाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहे हैं और ये NAD को ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो NAD जो है ये रिड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन के दौरान जो सेकंड फॉस्फेट ग्रुप है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आता है और ये इस मॉलिक्यूल को डोनेट किया जाता है। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को दिया जाएगा तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल जो बनेगा वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कहलाएगा। अब जो फॉस्फोग्लिसरेट है या जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं, इसकी जो ऑक्सीडेशन है ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड क्रिएट होता है। अब ग्लाइकोलिसिस का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये फॉस्फेट ग्रुप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ट्रांसफ़र होता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। इस रिएक्शन की जो एंड प्रोडक्ट है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट होगी क्योंकि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो निकल के ट्रांसफ़र हो गया है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा तो उसको हम 2 फॉस्फोग्लिसरेट कहेंगे। अब जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट स्टेप में से गुजरेगा तो उस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और फॉस्फोइनोल पायरोवेट प्रोड्यूस होगा। जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है ये अपने हाई एनर्जी फॉस्फेट को डिलीवर कर देगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। जो इस रिएक्शन की प्रोडक्ट है वो पायरोवेट या पायरोविक एसिड कहलाती है और ये पायरोविक एसिड जो है ये हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बराबर होता है। ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? C6H12O6। तो इसमें आप देख सकते हैं C3H4O3। अब इसमें 3 कार्बन रह गए हैं, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इक्वल है और ये हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीडाइज हो चुका है टू द एक्सटेंट ऑफ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन लूज़ कर चुका है क्योंकि अगर आप देखें तो ये हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो तब होगा ना जब इसमें C3H6O3 हो। अब इसमें H4 है, H6 नहीं है, तो हम इसको हाफ ग्लूकोज तब कहेंगे या इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं हाफ ग्लूकोज की फॉर्म में तो वो इस सूरत में कर सकते हैं कि ये हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कि ख़ुद ऑक्सीडाइज हो चुका है टू द एक्सटेंट ऑफ इस हद तक इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम्स की फॉर्म में रिलीज़ कर दिए हैं।
तो ये हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये आपको फिगर 11.2 में ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स दिखाए गए हैं। इसमें आपको प्रेपरेटरी फेज़ दिखाई गई है और ऑक्सीडेटिव फेज़ दिखाई गई है। प्रेपरेटरी फेज़ में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज़ हो रहा है और उसका फॉस्फेट ट्रांसफ़र हो रहा है ग्लूकोज को और उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपना फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है तो ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये दोनों ही आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस चलता है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से चलता है, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों ही मतलब अपनी अपनी साइड्स के रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स रिलीज़ करके किसको दे दिए हैं, Na पॉजिटिव को। अब इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हो रहा है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव फेज़ है तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ऊपर हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिली है, NADH की फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिलेगी। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तो वो ऐड हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट खुद कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में जब उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 2 पे चला जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। फॉस्फोइनोल पायरोवेट में से जब फॉस्फेट ग्रुप निकल के ट्रांसफ़र हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में। तो पायरोवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। इसको हम हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कह सकते हैं इस एक्सटेंट पे कि इसने अपने 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है।